देखिए बेटा, हम असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे बोर मॉडल पे। हमने क्वेश्चन कर लिए थे 71 तक। हम 71 के आगे क्वेश्चन करेंगे। आज की हमारी क्लास में एक स्पेशल स्टूडेंट है, मैं मिलाता हूँ आपको उससे। ये देखिए, इसका नाम है रिंकू और ये हमारी क्लास में आज इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जिस रूम में ये रहता है उसका एसी खराब हो गया है, इसलिए यहाँ पर है। तो बीच बीच में इसकी आवाजें भी आपको आज आती रहेंगी। क्यों रिंकू, वाह कर दो, जाओ। ठीक है, लॉकडाउन खुलेगा तो इसको लेके आऊंगा, सबको मिलाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट। तो याद करो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी थी? -13.6 z² अपॉन n²। हमने पढ़ा था न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हो एनर्जी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। एनर्जी हमेशा निगेटिव में होती है। जब n इंफिनिटी हो जाएगा तब देखो En कितना होगा, तब देखो En कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी जीरो। यानी हमेशा एनर्जी क्या रहती है, नेगेटिव। इन एनी ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव। In any orbit, energy of electron will be negative, but at n is equal to infinity, energy becomes zero. लिखो, as we move away from the nucleus, as we move away from the nucleus, energy always increases. As we move away from the nucleus, energy always increases. ठीक है, एंड इट बिकम्स जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड इट बिकम्स जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, देखो एक बच्चे ने 67 और 68 भी पूछा था। तो 67 भाई सिंपल सी बात है, किस प्रोसेस में एनर्जी लगेगी? सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि सपोज ये देखिए, ये बॉटल है, इस बॉटल और टेबल में, ये टेबल पे रखी है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मुझे इस टेबल से हटाना है तो मुझे इसमें क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जो एनर्जी मैं लगाऊंगा वो इस बॉटल, ये क्या बॉटल करेगी, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, तभी तो देखो छोड़ूंगा तो गिरेगी, इसमें एनर्जी आ गई। तो इसी तरीके से कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करोगे तो क्या होगा, समवन हैज टू सप्लाई एनर्जी। समवन को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एजेंट। समवन को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट को यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी, समवन हैज टू सप्लाई एनर्जी, और यही एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो इसीलिए देखो 67 में क्या था, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से सेपरेट करने में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है बेटा। 68 भी यही है, विल बी अकम्पेन्ड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। देखो 68 का सी, रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में क्या, न्यूट्रल एटम में क्या प्रोटॉन नहीं होते हैं क्या? फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो है तो ये न्यूट्रल एटम, इसके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। देखो हीलियम,
हीलियम में देखो 2 प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्या? तो न्यूट्रल एटम से निकालोगे तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में हमेशा क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी यहां से निकालने की कोशिश करोगे इलेक्ट्रॉन, हमेशा क्या होगा, तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यू ऑलवेज हैव टू सप्लाई द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हो, दैट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटम। ठीक है भाई, देखो 73 अच्छा करा दिया मैंने। 74 ये आपको बताया था स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है, जिसमें एनर्जी क्या रहती है, एनर्जी इज स्टेशनरी। जिसमें एनर्जी क्या रहती है, स्टेशनरी। नहीं यानी ना ही एनर्जी कम होती है, यानी एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी एनर्जी ना कम होती है और ना ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम बोलेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट, नो चेंज इन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं हो जाते, ना ही उनकी काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है, ना ही उनकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है, ना ही वो स्टेशनरी होते हैं। क्या हो जाता है, नो चेंज इन एनर्जी। ठीक, एनर्जी इज कांस्टेंट, देयरफॉर नो चेंज इन एनर्जी। ठीक है, देखो 78 भी देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एटम, En कितना होता है, -13.6 Z²/n²। तो E3 कितना कह रहा है, -E। E3 कितना हो जाएगा, -13.6 Z²/9। ठीक है, तो एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू n = 5 नहीं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, बताओ भाई। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना होगा, -13.6 Z²/1²। तो कितना होगा बताओ, -13.6 Z²। तो इससे कंपेयर कर लो E1 को, तो देखो इसका मतलब क्या होगा, माइनस माइनस कट गया, 13.6 Z² कितना आ गया, 9E आ गया बेटा। और E1 कितना है, -13.6 Z², यानी E1 कितना हो गया, -9E। खुद देखो E3 कितना आया, E3 कितना दिया, -E कितना है, -13.6 Z²/n²। n को हमने क्या रख दिया, 3, तो ये आ गया। इसका मतलब माइनस माइनस कट गया, 13.6 Z² कितना हो गया, 9E। अब देखो E1 कितना हो जाएगा, -13.6 Z²/1²। इसका मतलब -13.6 Z² कितना हो जाएगा, और ये तो दिया ही हुआ था ऊपर से। तो E1 कितना आ गया हमारा, -9E। ठीक है, तो E1 कितना हो जाएगा, -9E, डी वाला हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो 79। देखो एनर्जी क्या कह रहा है, -78.4 किलो कैलोरी पर मोल हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए बताओ, पहली बात तो Z कितना होता है, इसके लिए N पूछ रहा है, तो ये किलो कैलोरी में है। ठीक है, तो अब हमें पता हो, देखो ये किलो कैलोरी में है, तो भाई हमें जूल में निकालना पड़ेगा पहले। तो कितना होता था, -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन के लिए Z1 है, यानी अब बताओ
एक कैलोरी कितना होता है 4.2 जूल, तो यानी -78.4 इंटू 4.2, ये क्या हुआ किलो जूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी है। और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कितनी है -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। कंपेयर कर लो, n स्क्वायर कितना हो गया, माइनस माइनस कट गया, 1312 अपॉन 78.4 इंटू 4.2। एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं होती। ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 80 मान लो, ये अप्रोक्सीमेटली 4 मान लो, तो 80 इंटू 4 320, अप्रोक्सीमेटली ये मुझे उम्मीद है 4 टाइम्स कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। 4 टाइम्स एग्जैक्टली कैसे बता दिया, क्योंकि बेटा 5 हो नहीं सकता, क्योंकि n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर या तो कितना हो सकता था 1, या तो 4, या तो 9, क्योंकि n को क्या होना है इंटीजर 1 2 3 4, इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये 4 होना चाहिए, तो n को क्या होना चाहिए 2। अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में आया तो आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। ठीक, अब देखो 81, पूछ रहा है E1 माइनस E2 अपॉन E2 माइनस E3 कितना होगा भाई। तो भाई देखो E1 माइनस E2 कितना होगा, -13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन, भाई E1 कितना है -1 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह E2 माइनस E3 कितना होगा -13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर -1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये कट गया, ये कितना आ गया 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, तो ये आ गया 3/4, ये आ गया 5/4 इंटू 9, ये कट गया, तो 3 इंटू 9 अपॉन 5 27 अपॉन 5। ठीक है बेटा, देखो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन कौन देगा, देखो ठीक है। अब अगर इसमें देखो तो भाई ये सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, कौन कौन से दिए हैं चलो ये तो देखें, 6 to 1, तो 6 to 1 इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, तो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम, 5 to 4, ठीक, ये हो गया बी। 6 to 5 ये हो गया सी। 5 to 3, ठीक है। तो खुद बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी भाई, ए में, और ए के बाद एनर्जी किसमें होगी डी में, उसके बाद बी में, उसके बाद सी में। कोई तुमसे लैम्डा पूछे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन कौन सा हो गया हमारा, ये वाला सी वाला, ठीक है। अब देखो 83 एंड 84, ये तो आपको पता ही है, ये जब भी मान लो ये N1 है ये N2 है, तो ये EN2 ये EN1, जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा डेल्टा E, वो कितनी होगी
En2 माइनस En1, वो कितना होगा h न्यू इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, या फिर डेल्टा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 83 का डी। ठीक है, 84 भी देखो इसी जैसा है भाई। पूछ रहा वेव नंबर, तो वेव नंबर क्या होगा, ये है कि नहीं, वेव नंबर 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो वेव नंबर इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई डी। किसको प्रोपोर्शनल होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे वेव नंबर इज प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है बेटा। एट्टी सिक्स में क्या हुआ है, ये एरो की जगह ये आ गया है, ये सॉफ्टवेयर की एरर है कि एरो की जगह प्रिंट करते समय उसने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा देखो 91, सर मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का क्या मतलब है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये सबसे टफ लेक्चर में आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ये तो आप आमने सामने ही पढ़ाऊंगा, वीडियो में तो ये लेक्चर लूंगा नहीं मैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का मतलब आप अभी समझिए कि जिसको हम पढ़ते हैं रेडियस 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। रेडियस जिसको हम समझते हैं 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, वो क्या होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अभी के लिए 91 को मैं बोलूंगा छोड़ ही दो, ठीक है ना। अभी के लिए 91 को छोड़ दो, 91 हम करेंगे जब लॉकडाउन खुल जाएगा तभी कर पाएंगे 91। ठीक है, 97 आईआईटी का क्वेश्चन है, 97 आईआईटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 भी आईआईटी या नीट का किसी का क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं। देखिए 103 में एक बच्चे ने मुझे डाउट भेजा था, मैंने आपको बताया ना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है -k(z)² अपॉन r। कई बच्चे पूछते सर ये z² कहां से आया, तो z² कहां से आया, ये देखो रदरफोर्ड मॉडल। तो k की वैल्यू 1 होती थी CGS में, और 1/4πε0 होती थी किसमें, SI में। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 103 है उसने k की वैल्यू 1 ली है CGS वाली, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें उसने क्या वैल्यू ली है, SI वाली। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। 103 में उसने कौन सी वैल्यू ली है, क्या बोलते हैं, CGS वाली, और 104 में कौन सी वैल्यू ली है, SI वाली। 109 कि भाई स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय व्हाइट लाइट इज, तो स्पेक्ट्रम जो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है वो कैसा स्पेक्ट्रम होता है भाई, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस भी होता है, और कैसा होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो 110, क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय सेकेंड ऑर्बिट A2 अपॉन A1। A2 क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। तो R2 क्या होगा, याद करो, R2 Rn कितना होता था, n स्क्वायर R1, याद है Rn। तो R2 कितना होगा, 2 स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर।
ठीक, अपॉन R1 का स्क्वायर, सॉरी नहीं बस यही लिखेंगे ना। देखिए पाई पाई कट गया, R2 क्या होगा n स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा R1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4R1 का होल स्क्वायर अपॉन R1 का, तो 16R1 का होल स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 16। ये आपको बोला था, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। और वैसे रेडियस का क्या फॉर्मूला था 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, और Rn कितना हो जाएगा n स्क्वायर R1। एक 111 ये देखो n बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 5 और 4 से सेकंड में, यानी 4 से सेकंड में 5 से सेकंड में, तो जब भी सेकंड में आएगी कौन सी सीरीज होगी बामर सीरीज। आपको बताया था जब भी सेकंड में आएगी कहां से आएगी बामर सीरीज। 112 हाईएस्ट एनर्जी, तो जब भी हाईएस्ट एनर्जी होगी खुद सोचो हाईएस्ट एनर्जी कहां से आएगी इमिशन स्पेक्ट्रम बामर में, तो जो इनफाइनाइट से आएगा वही तो हाईएस्ट एनर्जी होगी, जो कहां से आएगा इनफाइनाइट से। तो एनर्जी तो डेल्टा ई क्या लिखोगे। अच्छा ये देखो बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें पूछी है एनर्जी, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। और सर आपने बोला था एनर्जी के, आपने में 3 फॉर्मूले बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक किलो जूल में, और एक जूल में, एक किलो जूल पर मोल और एक जूल पर एटम में। इसमें तो सर एनर्जी की यूनिट देखो क्या दी है सेंटीमीटर इनवर्स। तो सर ये क्या तरीका है, एनर्जी की यूनिट कब से सेंटीमीटर इनवर्स होने लग गई। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी एनर्जी पूछी जाए और उसकी यूनिट दी हो सेंटीमीटर इनवर्स में, यानी वो क्या पूछना चाह रहा है 1/λ। क्या होता है हायर लेवल पे इसी को करस्पॉन्ड किया जाता है, ये देखो 1/λ, ये फॉर्मूला लगाओगे इसको। ध्यान रखना जब भी आंसर एनर्जी का पूछा हो किसमें सेंटीमीटर इनवर्स में, जब भी एनर्जी का आंसर पूछा हो किसमें सेंटीमीटर इनवर्स में, तो क्या करेंगे, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा यानी वो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द वेव नंबर, और अगर एनर्जी की यूनिट सेंटीमीटर या मीटर में दी है तो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है व्हाट इज द वेव लेंथ। तो इसमें लगेगा ये फॉर्मूला। तो R चूंकि सेंटीमीटर में पूछा है इसलिए हम क्या लगाएंगे 1.1 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और Z कितना दिया है, हाइड्रोजन है। अच्छा R की हम ये वैल्यू भी नहीं लेंगे, अगर R की वैल्यू दी है तो जो दी है वही लेंगे, क्योंकि देखो वैल्यूज बहुत पास पास हैं, तो यही वैल्यू लेके कैलकुलेट कर दो। तो 1/n1 कितना हो जाएगा 2² - 1/∞ का स्क्वायर, तो ये 109,737/4। तो अगर सोच के देखो तो ये 4000 कुछ होना चाहिए, सॉरी 2000 कुछ होना चाहिए, क्योंकि 2500 × 4 = 10, 2500 × 4 = 10, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2500 के आसपास होना चाहिए। तो देखो कोई 2500 के आसपास है सर, 2500 के आसपास डी वाला है सर, बी क्यों नहीं हो सकता 2194, क्योंकि ये देखो ये अगर ये 10,000 होता तो ये 2500 होता, मानते हो 10,000/4 कितना होगा 2500, और ये क्या है 10,000 से थोड़ा ज्यादा है, यानी ये वैल्यू 2500 से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए।
इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। देखो हर एक में हमें कैलकुलेट नहीं करना है, बस देखो आंसर भी चेक कर लेते हैं भाई, डी है कि नहीं। डी आंसर दिया हुआ है, समझे ना। ऐसे पूरा पूरा कैलकुलेशन करोगे तो हो चुका। 114 लिमिटिंग लाइन इन पास्टन सीरीज। तो आपको बताया था लिमिटिंग लाइन कौन सी होती है। लिमिटिंग लाइन वही होती है जो कहां से आती है, इनफाइनाइट से। ठीक है, तो हाईएस्ट एनर्जी या लिमिटिंग लाइन एक ही बात होती है। लिख लो इसी क्वेश्चन में या उसमें लिख लो, इसमें लिख लो कि हाईएस्ट एनर्जी लाइन विल बी प्रोड्यूस्ड। हाईएस्ट, इसके इसी क्वेश्चन में नोट करके लिख लो, हाईएस्ट एनर्जी लाइन विल बी प्रोड्यूस्ड when n2 is infinity. Highest energy line will be produced when n2 is infinity. Highest energy line will be produced when n2 is infinity. ठीक है, आगे लिख लो, this is also known as limiting line. This is also known as limiting line. सर लिमिटिंग लाइन क्यों बोलते हैं, because it has लोएस्ट वेवलेंथ। भाई हाईएस्ट एनर्जी तो वेवलेंथ क्या होगी, लोएस्ट। लिख लो बिकॉज इट हैज लोएस्ट वेवलेंथ। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ठीक है, 116 देख लो। ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, चलो भाई देखते हैं ये क्या है। ठीक, n बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये हो गया ए, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये हो गया बी। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये हो गया सी। और सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये हो गया डी। ठीक, अब इनको तुम एनर्जी के ऑर्डर में लगाओ, तो भाई एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी सी की, फिर ए की, फिर डी की, फिर बी की। भाई ये देखो, ये तो इन दोनों की तो ज्यादा होगी, और इन दोनों की में भी डी की ज्यादा होगी बी से, और सी की ज्यादा होगी ए से। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि डी और ए में कैसे देखेंगे, तो फिर वैल्यू देख लो भाई, -13.6 -3.4 -1.5 -0.85, वैल्यू देख लो। तो एनर्जी हो गई, तो लैम्डा, ये देखो। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वेवलेंथ किसकी हो गई, बी वाले की। बी कौन सा है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब देखिए थोड़े से टफ क्वेश्चन करते हैं। एक 117 करते हैं पहले। देखो
पहले हम सी और डी चेक करेंगे, समझना ध्यान से, भी लिखना नहीं इसमें। ये देखो n बराबर 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह ये देखो इनफाइनाइट वाला, ठीक है। ये इन्फिनिटी से जस्ट पहले वाला होगा। सोच के देखो गैप इतना कम होता चला जाता है, तो जो इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट से जस्ट पहले वाला, उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा? प्रैक्टिकली जीरो, है कि नहीं? क्योंकि खुद ही देख लो ये गैप क्या होता है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहीं पर ये देखो तो गैप n बराबर 1 2 3 4 5 6, यहीं पर ये देखो 5 और 6 के बीच में गैप कितना कम हो गया। 5 और 6 के बीच में गैप कितना कम हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी तरह सोचो जब इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट से जस्ट पहले जो एक एनर्जी लेवल होगा, उन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? प्रैक्टिकली जीरो, ठीक। तो ये देखो ये क्या होगा? क्वेश्चन क्या है भाई? ये देखिए एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में अंतर कितना था? देखो 10.2 का, ये 10.2, ये देखो ये 10.2 का गैप है। ये गैप देखो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, गैप तेजी से कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3, सबसे कम एनर्जी इसकी है, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है, यानी सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी। तो खुद सोचो इसको एक इस तरह से समझिए मार्क्स से, जैसे कि टॉपर के मार्क्स आए 98, ठीक। फिर जो सेकंड टॉपर है उसके आए 93, फिर जो थर्ड टॉपर है उसके आए भाई 90, फिर आए 88, फिर आए 86 या 87, फिर आए 86.5, फिर 86, फिर सपोज आए 85.8, फिर सपोज आए 85.7, फिर सपोज आए 85.6। तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैं मार्क्स बनाऊं तो फर्स्ट वाले के मार्क्स 98 हैं, मार्क्स को एक लाइन से रिप्रेजेंट करूं, सपोज नीचे नंबर लाइन है, ठीक है। सपोज ये 100 है तो ये 98 हुआ, फिर ये 93 हुआ, फिर देखो 88 हुआ। तो गैप क्या हुआ? कम हुआ। ये ज्यादा गैप, ये कम गैप, गैप और कम हुआ, 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 और कम 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 कम। तो खुद सोचो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम गैप इतना कम हो जाएगा कि आपको क्या लगने लगेगा? बताओ, अभी मेरे पेन में इतनी इंक नहीं है, गैप इतना कम हो जाएगा कि आपको क्या लगने लगेगा कि बताओ ये कॉन्टिन्यूअस लग रहा है कि नहीं देखने में? बोलो भाई। भाई जो आपको बताया था कि 2 लाइनें बनाओ, बहुत पास पास बनाओ, खुद देखो बहुत पास पास 4-5 लाइनें बनाओ, तो आपको क्या लगेगा देखने में कि गैप ही नहीं है उनके बीच में। वो होंगी डिसकॉन्टिन्यूअस, लेकिन आपको क्या लगेंगे कि वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो फिर से देखो, जैसे ये पहली लाइन बनाई 98, फिर 93, फिर 90, 88, 87, 86.5। ये देखो, देखो बेटा गैप कम होता जा रहा है। गैप कम हो गया, बोलो भाई हो गया कि नहीं? ये
तो खुद सोचो, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद उसकी, इसके बाद इसकी, इसके बाद ये मिनिमम है। तो धीरे धीरे एनर्जी का गैप कम होता जा रहा है और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसका गैप कम होता जा रहा है। तो लैम्डा का भी डिफरेंस जो है, दो लैम्डा के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इधर लैम्डा बढ़ते हुए क्रम में है, यहाँ लैम्डा मैक्सिमम है, यहाँ लैम्डा क्या है, मिनिमम। तो इन दोनों के बीच में तो ठीक ठाक गैप है, ये देखो, लेकिन इन दोनों के बीच में देखो कितना कम गैप है। इसको E3 डेल्टा E4 के बीच में सोचो कितना कम गैप है। तो एनर्जी में गैप है कम, तो लैम्डा में भी गैप क्या होगा, कम। तो ये देखो, इसीलिए क्या होगा कि हमें क्या लगेगा कि एक कॉन्टिन्यूअम, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअम। कॉन्टिन्यूअम यानी लाइक कॉन्टिन्यूअस। तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइंस। भाई स्पेक्ट्रम की लाइंस हैं तो इनको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें क्या लगने लगेंगी कि पास पास आने लगेंगी। तो देखो 117 क्या बोलेंगे, बताओ सी वाला सही है कि गलत। द स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लोज टुगेदर एट लॉन्ग वेवलेंथ की शॉर्ट वेवलेंथ। भाई लॉन्ग वेवलेंथ पे तो दूर दूर है, शॉर्टर वेवलेंथ पे क्या है भाई, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, सी वाला सही क्या होना चाहिए, लिखो लिखो यहां पे कि स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लोजर टुगेदर एट, स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लोजर टुगेदर एट शॉर्टर वेवलेंथ। स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लोजर टुगेदर एट शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। और डी वाला सही है कि कॉन्टिन्यूअम कब अकर करेगा, जब n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो लिख लो कि कॉन्टिन्यूअम अकर्स एट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कॉन्टिन्यूअम अकर्स एट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और बी वाला भी सही है। बामर में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होती है भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। भाई सही बात है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। बामर में क्या होता था, n बराबर 2 पे आता था, कहां से आता था, 3 से 4 से 5 से 6 से, तो किस पे आता था, n बराबर 2 पर। तो ये देखो, इसकी एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। और ए लाइंस कैन बी डिफाइंड बाय क्वांटम नंबर, बिल्कुल सही बात है। तो एनर्जी ये जो लैम्डा आया है, तो 1 अपॉन लैम्डा आपको पता है RZ स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम N1 N2 निकाल ही सकते हो। अभी हमने इतने सवाल करे जिसमें हमने N1 N2 बकायदा निकाला है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये वाला भी स्टेटमेंट सही है कि लाइंस कैन बी डिफाइंड बाय क्वांटम नंबर। तो 117 क्या हो गया, ए सही, बी सही, सी गलत। सी में क्या है, क्लोजर टुगेदर एट शॉर्टर वेवलेंथ, और डी वाला भी क्या है, सही है, ठीक। अब देखो 118 ठीक है। 118 क्या कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कि भाई 118 का ए, नेगेटिव साइन इन इक्वेशन इन एनर्जी सिंपली मींस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर, बिल्कुल सही बात है भाई। ये देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता तो उसकी एनर्जी क्या होती, 0। एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, आपको बताया था, जैसे जैसे ये पास आता रहेगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी।
स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी कम कैसे होगी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ए वाला सही है भाई। बी वाला तो ऐसे ही सही है कि n जितना छोटा ऑर्बिट उतनी ही छोटी, बिल्कुल सही बात है। चेंज ऑफ एनर्जी हम निकालते ही हैं। ठीक, डी वाला गलत है, क्यों? n बराबर 1 में एनर्जी कितनी है, -13.6। n बराबर 2 में एनर्जी कितनी है, -3.4। n बराबर 3 में एनर्जी कितनी है, -1.5। तो आपको बताया था एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा, एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। किसका, इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का। तो यानी उतनी ही स्ट्रांगली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यानी जो n बराबर 1 है वो ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है, n बराबर 2 और कम स्ट्रांगली लूजली बाउंडेड है, n बराबर 3 और लूजली बाउंडेड है, एंड सो ऑन। यानी n बराबर 6 इज मोर लूजली बाउंडेड, यानी n बराबर 1 स्ट्रांगली बाउंडेड और n बराबर 6 लूजली बाउंडेड। ठीक है, 119 देखो, एम्स का क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा सवाल है। देखो 119 पूछ रहा है विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी अगर हाइड्रोजन लिया तो N2 से N1 कौन सा होगा जिसमें जो लैम्डा आएगी वो सेम होगी, इसमें He+ में अगर 4 से 2 आएगा तो जो लैम्डा होगी। यानी उसने क्या दिया है कि अगर N2 से N1 लैम्डा जो आ रही, मतलब हीलियम में He+ में 4 से 2 में जो लैम्डा आएगी, हाइड्रोजन में वही लैम्डा के लिए N2 और N1 क्या होगा। ठीक है, तो दोनों के लैम्डा इक्वल कर दो। इसका लैम्डा क्या होगा, R1², ठीक। इसके लिए लैम्डा क्या होगा, R2² 1/N1² - 1/N2²। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा, R(N1²- 1/N2² = R, तो ये 2 इधर आ जाएगा, -2/4 का होल स्क्वायर। R कट गया, 1/N1² - 1/N2²। ये कितना हो गया, 1/1² - 1/2²। तो बस आ गया। therefore N1 बराबर 1, N2 बराबर 2। इस पे स्टार बना लेना, इस टाइप का एक ही सवाल है। ठीक है, (120) देखो नीट का सवाल है। (120) देखो नीट का सवाल है, देखो पढ़ो 120। देखो ये मैं करा ही चुका हूं। थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड कौन सी होगी, 5 से 2।
ठीक है, अब देखो 127 मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिशियल लाइंस, ये हम कर ही चुके हैं। n बराबर 6 से ग्राउंड स्टेट में आएगा 127। देखिए आपको बताया ना फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा डेल्टा n। n2 कितना है 6, n1 कितना है 1, तो डेल्टा n कितना हुआ 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो सिग्मा 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये जोड़ लो 15 लाइंस। और आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, याद करो, जब ग्राउंड स्टेट पे आता था नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। ध्यान रखना ये लाइंस कैसी हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। ये देखो 6 माइनस 1 अपॉन 2, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2, ये कटा 3 टाइम्स 15 लाइंस। ठीक, 132। कभी भी लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल क्यों नहीं होते लाइन स्पेक्ट्रम? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इनर्जी लेवल क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसीलिए जब भी इनर्जी लेवल अलग अलग होगी भाई, तो हर एक का वेवलेंथ 1/λ क्या है, r/z²। इनर्जी लेवल भाई 1/λ क्या होगा, डेल्टा ई। तो सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग, सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग, तो सबका डेल्टा ई भी क्या होगा, अलग अलग। सबका डेल्टा ई अलग अलग, तो बस लैम्डा अलग अलग। इसीलिए हमेशा स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, यूनिक। यूनिक क्यों होता है? क्योंकि N2, क्योंकि सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होते हैं, तो सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, अब देखिए एक सेट ऑफ क्वेश्चन 122, 125, 126। पहले हम 128 देखते हैं, फिर ये 3 क्वेश्चन देखेंगे। 128 पढ़ो, ये बिल्कुल अलग है, ये बोर मॉडल का सवाल ही नहीं। पढ़िए 128। देखिए ये बोर मॉडल का सवाल ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, गैसियस Na एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 495.8 किलोजूल पर मोल। ठीक, गैसियस Na एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 495.8 किलोजूल पर मोल। तो एक मोल की इतनी है, पूछ रहा है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो एक Na एटम को आयोनाइज कर दे। तो ये बस एनर्जी इज इक्वल टू क्या लगाना है, NhC/λ। बस ये इसका सवाल है, ध्यान से पढ़ो ना। इसमें बोर मॉडल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि सोडियम एटम दिया है। सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। तो ये सिंपल है, एनर्जी दी है कि 1 मोल सोडियम एटम को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। ठीक है, 1 मोल का मतलब क्या हुआ भाई, Na एटम्स, यानी Na एटम्स, Na सोडियम एटम्स कितने होते हैं, 1 मोल। तो 1 सोडियम एटम को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 495.8 अपॉन Na किलोजूल। ठीक, तो बस E इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो बस 495.8 किलोजूल को जूल में कन्वर्ट करोगे। क्यों जूल में कन्वर्ट करेंगे सर, क्योंकि बेटा कि h की वैल्यू क्या लिखते हो, जूल में। बस Na की वैल्यू रख दो। Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आपका क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए ये 3 एक टाइप के सवाल हैं।
सर इसमें एक डेटा दिया है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं। देखो इसमें एक डेटा दिया है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करें? तो जैसे दिया है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस दिस, देखो 122। तो बेसिकली पूछा इसकी एनर्जी यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इससे एक जो तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। यूनिट जूल में दिए तो सर हमें तो पता है आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आपने कराया था। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा क्या रखते हैं? n टू इंफिनिटी। n1 गिवन होता, नहीं गिवन होता तो हम क्या मान लेते हैं? 1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अब देखिए दिया किसमें? जूल में। तो हम क्या लिखेंगे? 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये तो हमें फॉर्मूला सर याद है। तो जेड हीलियम के लिए कितना है? 2 स्क्वायर, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो खुद देखो तुम, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब जो डेटा दिया है हमें उसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। इसी तरह जो अगला वाला भी है उसमें भी आपको डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ध्यान से देखो, वो डेटा वही है जो तुम्हें याद है। देखो ये तुम्हें याद था 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, वही तो वैल्यू दी है। देखो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। इसी तरह 125 में देखो 1312 किलो जूल पर मोल होता है एनर्जी का। 1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। क्या दिया है? 1.312 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर मोल। इसी तरह देखो 126 में भी यही दिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस। तो कभी भी इस तरह से डेटा अगर दिया हो तो आपने उस डेटा का यूज नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा बोर मॉडल का असाइनमेंट डिस्कशन खत्म हो गया। अगर आपको इसमें बोर मॉडल में कोई दिक्कत है तो बताइए, मैसेज करिए। इसके बाद में शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से अगली बार शुरू करूंगा। तो मेरा टारगेट रहेगा कि ये मैं सारे करा दूं। शुरुआत के थोड़े आसान हैं और उसके बाद नया टॉपिक में शुरू करूंगा।